नमस्कार। ज्ञानदूत कार्यक्रम के भाग 2 में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों ने जिस तरह से उत्साह दिखाया था ज्ञानदूत कार्यक्रम में, वही देखते हुए कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा ज्ञानदूत कार्यक्रम 2 शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा थोड़ी सी परिवर्तित है। यहाँ पर हम सभी शिक्षक लाइव कक्षाएं का वीडियो अपलोड करके आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है, जो क्लास है, मेरा नाम सीमा अग्रवाल है और मैं जो आज आपकी क्लास लूंगी, ये हम टॉपिक लेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, जिसे हम कहते हैं कंपनियों का समापन। कई विश्वविद्यालय में ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस में है और कई विश्वविद्यालय में ये एडवांस अकाउंटेंसी के सिलेबस में है। तो आइए हम देखते हैं कि आज हम यहाँ पर क्या देखेंगे। तो कंपनियों का समापन या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रोसीजर होती है। हम जैसे कहते हैं कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो जिस तरीके से कंपनी का निर्माण विधान द्वारा होता है, उसी तरीके से कंपनी का समापन भी विधान द्वारा ही हो सकता है। जब कंपनी निर्मित होती है तो कंपनी के सदस्य हो जाते हैं जो भी अंशधारी होते हैं, और वो सारे सदस्य होते हैं, वही सदस्यों की मांग पर कंपनी का समापन होता है। पर हम इसमें ये बात ध्यान रखेंगे कि जैसे पार्टनरशिप फर्म में ये होता है कि सारे पार्टनर्स के अगर डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली फर्म भी बंद हो जाती है। पर यहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो कंपनी है और कंपनी के सदस्य हैं, उनका पृथक अस्तित्व है। इसलिए चाहे सदस्यों का अस्तित्व रहे न रहे, कंपनी का वैधानिक अस्तित्व रहता है। और समापन या लिक्विडेशन ही एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कंपनी का समापन कर सकते हैं। अब कंपनी का समापन कैसे होता है, इसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर विधियां दे रखी हैं। तो दो तरीके हैं। एक तो है कंपलसरी वाइंडिंग अप, जिसे हम कहते हैं अनिवार्य समापन, या समापन एक ट्राइब्यूनल द्वारा किया जाता है। जैसे कोर्ट बने हुए होते हैं, कंपनी के मामलों को देखने के लिए ट्राइब्यूनल्स बनी हुई हैं। तो जो कंपनी विधान के तहत रजिस्टर्ड हुई है और जब उसका अगर अनिवार्य समापन करना होता है, तो जो ट्राइब्यूनल बनाई गई है वो ट्राइब्यूनल का हस्तक्षेप उसमें किया जाता है। दूसरा आता है ऐच्छिक समापन, वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। वॉलेंटरी वाइंडिंग अप में ट्राइब्यूनल को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती है। कंपनी के जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कंपनी के अंशधारी हो गए, ऋण पत्रधारी हो गए, वो इस प्रक्रिया में कंपनी को समापन के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनिवार्य समापन की या कंपलसरी वाइंडिंग अप की। कंपलसरी वाइंडिंग अप के अंदर क्या होता है कि एक पिटीशन दायर करनी पड़ती है ट्राइब्यूनल में, ट्राइब्यूनल ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। वहां पर एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। वो प्रार्थना पत्र कंपनी दे सकती है, कंपनी के क्रेडिटर्स दे सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरीज दे सकते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रार दे सकता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, वह व्यक्ति एप्लीकेशन दे सकता है वाइंडिंग अप की। जो ट्राइब्यूनल है वो ट्राइब्यूनल उस एप्लीकेशन को कंसिडर करते हुए ये देखती है कि कंपनी ने अपने यहाँ एक स्पेशल विशेष प्रस्ताव पास कर रखा है कोर्ट के द्वारा वाइंडिंग अप होने का, या कंपनी अपने ऋण पत्रधारी या अपने जो डेटर्स हैं उनको, क्रेडिटर्स को पे करने में सक्षम नहीं है, कंपनी किसी अनलॉफुल या प्रतिबंधित गतिविधि के अंदर शामिल है, या कंपनी ने राष्ट्रहित के विरोध में कोई काम किया है, या कंपनी ने कोई लगातार कई वर्षों से कंपनी अपने कोई वित्तीय प्रपत्र या टैक्स रिटर्न भरने में डिफॉल्टर रही है, तब वहां पर ट्राइब्यूनल एक आदेश पास कर सकता है कि यहाँ कंपनी का समापन होना चाहिए। और जो प्रक्रिया होती है अनिवार्य समापन की,
उसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले अभी हमने समझा कि एक वाइंडिंग अप की पिटीशन देनी पड़ती है, प्रार्थना पत्र देना पड़ता है समापन के लिए, और जो भी समापन के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसके साथ कंपनी का एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का प्रारूप भी कंपनी अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके साथ कंपनी को अपनी ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स साथ में जमा करना जरूरी है। इन तीनों कंप्लायंसेस को पूरा होने के बाद में ट्राइब्यूनल एक ऑर्डर पास कर सकता है कि यह कंपनी अब अनिवार्य समापन की प्रक्रिया में जा रही है। और इस आदेश के साथ साथ ट्राइब्यूनल एक प्रोफेशनल को अपॉइंट करता है, जिसको कि ऑफिशियल लिक्विडेटर कहा जाता है। और वो ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करता है, जो कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के हिसाब से कंपनी की जितनी भी संपत्तियां और दायित्व हैं उन सब पर उसका होल्ड हो जाता है। कोई भी संपत्ति कंपनी की वही लिक्विडेटर बेचेगा, और जिस प्रक्रिया निर्धारित की गई है प्रायोरिटी, उस हिसाब से वो दायित्वों का भुगतान करेगा। अब हम बात करते हैं कि जब लिक्विडेटर ने ले ली ये सारी संपत्तियां और दायित्व अपने कब्जे में, उसके बाद में क्या करना है, वो ऑथेंटिसिटी चेक करता है, और उसका ये दायित्व होता है कि वो 6 महीने के भीतर संपत्तियों को बेच दे नियमानुसार और दायित्वों का भुगतान कर दे, और अपना स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं लिक्विडेटर स्टेटमेंट, कि उसने कैसे कैसे संपत्तियों को बेचा और कैसे कैसे विधान द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर दायित्वों का भुगतान किया, वो ट्राइब्यूनल के समक्ष पेश करता है। ट्राइब्यूनल उसकी रिपोर्ट को देखने के बाद में गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा उस कंपनी को समाप्त घोषित करती है। तो ये तो प्रक्रिया अभी हमने डिस्कस करी, जो कंपलसरी वाइंडिंग अप या अनिवार्य समापन की प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। प्रक्रिया सेम ही होती है। अनिवार्य में कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है। वॉलेंटरी वाइंडिंग अप में जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो स्टेक होल्डर्स आपसी तालमेल से ये तय करते हैं कि कंपनी की समापन की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाएगी। तो जो प्रोविजन है हमारा वॉलेंटरी लिक्विडेशन का, वो कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है, और उसके बाद में जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, उसके अंदर भी इस तरीके का प्रावधान दिया गया है कि एक कंपनी ऐच्छिक समापन में जा सकती है जबकि उसके सदस्य और जो लेनदार हैं उनमें आपसी सामंजस्य या आपसी सहमति समापन की बन गई है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पास करती है कि कंपनी को समापन में जाना चाहिए, और इस विशेष प्रस्ताव को पास करने के लिए ये जरूरी है कि कम से कम 75% उसके अंशधारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं, कम से कम 75% अग्री होने चाहिए उस विशेष प्रस्ताव के लिए। और जब वो विशेष प्रस्ताव कंपनी की मीटिंग में पास हो जाता है, उसके बाद में ऑफिशियल गजट के अनुसार अखबार में विज्ञप्ति देनी होती है कि भाई यह एक सहमति बनी है कि इस कंपनी को समापन प्रक्रिया में धकेला जाएगा, और 14 दिन के भीतर न्यूज़पेपर में दिया जाता है। और हम जानते हैं कि जब भी अखबार में कोई विज्ञप्ति दी जाती है वो सार्वजनिक सूचना के लिए होती है, और उस सार्वजनिक सूचना में अगर किसी को कोई आपत्ति होती है तो वो आपत्ति दर्ज करवा के उसका समाधान किया जाता है। तो जब कंपनी ने अपनी साधारण सभा में ये विशेष प्रस्ताव तो वहां ले लिया, अब कंपनी क्या करेगी, अपनी साधारण सभा में एक प्रस्ताव पास करती है वाइंडिंग अप का, और उसकी जो ड्यूरेशन है वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है कि कितने दिन के अंदर उसको ये वाली सभा आयोजित करनी है। उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी का सदस्य है, संचालक मंडल है, वो एक बोर्ड मीटिंग करता है और ऐच्छिक समापन की अप्रूवल देता है, और उसके बाद में एक सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन माने कंपनी की क्षमता कितनी है अपने डेट चुकाने के लिए। और उसके बाद में शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग की जाती है, और शेयर होल्डर की मीटिंग के बाद में एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। जैसे हमने कंपलसरी वाइंडिंग अप में तो देखा कि ट्राइब्यूनल लिक्विडेटर अपॉइंट करती है,
यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं। यही तक की प्रक्रिया भिन्न है। उसके बाद में लिक्विडेटर को तो उसी तरीके से कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के हिसाब से काम करना है। तो जो वो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, वो लिक्विडेटर क्या करेगा, उसी तरीके से कंपनी के सारे दायित्व और संपत्ति अपने पास ले लेगा। लिक्विडेटर एक पब्लिक नोटिस निकालता है और जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, बैंक हो सकती है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, उन सब से क्लेम्स इनवाइट करता है। और यहाँ पर वो सारी प्रक्रिया के तहत उसको 12 महीने की अवधि मिलती है। कंपल्सरी वाइंडिंग अप में 6 महीने की अवधि मिलती है लिक्विडेटर को, यहाँ पर 12 महीने के अंदर उसको समापन की प्रक्रिया समाप्त करनी पड़ती है। वही वो अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के आधार पर ये तय करेगा कि कंपनी की कौन सी संपत्तियां हैं जो लिस्ट ए में आती है, कौन सी लिस्ट बी में आती है। ये एक वैधानिक क्लासिफिकेशन है जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर निस्तारण किया जाता है कंपनी के दायित्वों का। आज तो हम भूमिका समझ रहे हैं कि किस तरीके से जब एक कंपनी को वाइंड अप करना है, कंपनी का समापन करना है, तो उसकी वैधानिक प्रक्रिया क्या होती है। जो लेखांकन प्रक्रिया है वो हमें आसानी से तभी समझ में आएगी जब हम वैधानिक प्रक्रिया के संबंध में हमारे मन में कोई शंका ना हो। तो वैधानिक प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, पहला तो ये होता है कि सहमति बनना। अगर सहमति बन जाती है तब तो वो कंपनी ऐच्छिक समापन के लिए जाती है। अगर सहमति नहीं बनती है तो दो पक्ष तो कह रहे हैं, क्रेडिटर्स तो कह रहे हैं कि भाई कंपनी का समापन होना चाहिए। अंशधारी कह रहे हैं नहीं नहीं, हम अभी कंपनी का समाधान नहीं चाहते हैं। तो क्या करेंगे, वो जो क्रेडिटर्स हैं, कंपनी के लेनदार, वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे ट्राइब्यूनल के पास में कि भाई ये वस्तु स्थिति है और इस परिस्थिति में इस कंपनी का समापन हो जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो ट्राइब्यूनल या कोर्ट का इंटरफेरेंस हो जाता है, हस्तक्षेप उनके द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों चीजें हमें समझनी जरूरी है। कंपनी का समापन होगा विधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन दो प्रक्रियाएं विधान ने तय करी दी है, एक अनिवार्य समापन और एक ऐच्छिक समापन। अनिवार्य समापन के अंदर कोर्ट का हस्तक्षेप शुरू से ही हो जाता है और जो ऐच्छिक समापन होता है उसके अंदर कोर्ट का हस्तक्षेप जब लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तब से होता है। लिक्विडेटर को चाहे कोई भी अपॉइंट करे, चाहे लिक्विडेटर को कंपल्सरी वाइंडिंग अप में कोर्ट ने अपॉइंट किया है, चाहे वॉलेंटरी वाइंडिंग अप में उसको शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है, लिक्विडेटर की जिम्मेदारी हमेशा कोर्ट के प्रति होती है। लिक्विडेटर की ये एक जिम्मेदारी है कि वो कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए, या उसको जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के दिया गया है कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट द्वारा, उसको वो वेरीफाई करे कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट से। क्योंकि वो जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर रखा जाता है। उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या किया जाता है, जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है, वो बैलेंस शीट को हम एक वैधानिक प्रारूप में शो करते हैं। वहां पर डेबिट क्रेडिट नहीं होता है क्योंकि वो स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। तो उसके अंदर कंपनी की बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स हैं उनको दो भागों में बांट दिया जाता है, असेट्स एज पर लिस्ट ए, असेट्स एज पर लिस्ट बी। तो अगर हम लिस्ट बी को समझेंगे तो हम लिस्ट ए को आराम से समझ सकते हैं। लिस्ट बी में आती हैं ऐसी संपत्तियां जो कहीं गिरवी रखी गई हैं। इसका मतलब जो गिरवी नहीं रखी गई है वो सारी संपत्तियां आ जाएंगी हमारी लिस्ट ए में। तो ये उस लिक्विडेटर की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को तरीके से बनाए, बना हुआ है तो भी उसको चेक करे। और जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप है तो वो जितने भी पक्षकार हैं उनसे उनका क्लेम मांगता है। तो जब वो क्लेम मांगेगा तो वो ये देखेगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर लिस्ट सी से लेकर लिस्ट ई तक सारी लायबिलिटीज डिस्प्लेड होती हैं। तो कौन से स्टेक होल्डर की लायबिलिटी लिस्ट सी में आएगी, किसकी डी में आएगी, किसकी ई में आएगी, ये देखना, इसको चेक करना,
ये लिक्विडेटर की जिम्मेदारी होती है। तो जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, चाहे वो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप में अपॉइंट किया गया है, चाहे वो ट्राइब्यूनल ने उसको कंपलसरी वाइंडिंग अप की प्रोसेस के दौरान अपॉइंट किया है, लिक्विडेटर की जिम्मेदारियां कहीं भी फर्क नहीं होती है। उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर संपत्ति और दायित्व अपने पास लेने हैं और उसके बाद में संपत्तियों का विक्रय करके कंपनी के सभी दायित्वों का प्राथमिकता के हिसाब से निस्तारण करके उसको एक लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना होता है। वो अकाउंट फॉर्मेट में बनेगा। तो ये जो दोनों फॉर्मेट हैं, ये हम लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज तो हम अभी देख रहे हैं कि लिक्विडेटर और उसकी जिम्मेदारियां जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कि उसको सारी रिकॉर्ड रखना है रिसीट्स का, कि उसने कौन सी संपत्ति बेची, कहाँ बेची, किस तरीके के वाउचर्स हैं उसके पास में, जो धन आया उस धन को उसने कंपनी के कौन से बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, फिर उसी बैंक अकाउंट में से वो पेमेंट करता है कि किस, जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे लिस्ट सी वाली जो लायबिलिटीज होती हैं उनको हम पूर्वाधिकार लेनदार कहते हैं, उनको सबसे पहले पे किया जाता है। पूर्वाधिकार लेनदार कौन से हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर लिस्ट डी में डिबेंचर होल्डर्स आते हैं, लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं, और जो आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गए वो तो पहले ही भुगतान हो जाते हैं। जब हम लिस्ट बी की संपत्तियां लेते हैं जो कि गिरवी रखी गई संपत्तियां थी, तो वहां पे जिसके पास गिरवी रखी गई है, प्लेज्ड करी गई है संपत्ति, वो संपत्ति बेचेगा, अपना क्लेम सेटल करके एक्सेस अमाउंट लिक्विडेटर को दे देता है। तो लिक्विडेटर, ये चीज एक सभी विद्यार्थियों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसीजर है, लेखांकन की प्रक्रिया है, वो किसी भी स्थिति में डिफरेंट नहीं होती है। चाहे कंपनी का समापन अनिवार्य कोर्ट के हस्तक्षेप से किया गया है, चाहे कंपनी का ऐच्छिक समापन है जो कि सदस्य, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर सबकी सहमति से किया गया है, दोनों ही परिस्थिति में हमारी लेखांकन की प्रक्रिया एक सी ही रहती है, क्योंकि लिक्विडेटर अपॉइंट होने तक ये मैटर करता है कि वाइंडिंग अप की प्रोसीजर कौन सी है, कंपलसरी या वॉलेंटरी। द डे लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड, लिक्विडेटर का रोल शुरू हो जाता है, और लिक्विडेटर का रोल सेम होता है चाहे लिक्विडेटर को कोर्ट ने अपॉइंट किया है, ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया है, या कंपनी के डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है। लिक्विडेटर का रोल कहीं भी डिफरेंट नहीं होता है, उसको तो सेम ही उसका लिक्विडेटर का रोल होता है। एक ये इमेज है यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की, जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी अगली क्लास में। लिक्विडेशन हम 2 क्लासेस में खत्म करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि जो अभी मैं आपको बता रही थी, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, ये आपको देखने में थोड़ा भारी लगता है क्योंकि इसके अंदर क्या है, लीगल लैंग्वेज लिखी गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, हम इसको जब समझेंगे समझने में बहुत आसान है। हम इसमें लिस्ट ए से लेके लिस्ट एच मेंशन करते हैं। आपको याद इस तरीके से रखना है कि लिस्ट ए और बी में असेट्स हैं, और अब जो लिस्ट ए की असेट है, शुरू लिस्ट ए से ही होता है। शुरू हम करें इसकी हेडिंग से, तो हेडिंग के अंदर कंपनी आ जाती है जो भी है, इन द बुक्स ऑफ एम कंपनी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन वो डेट जिस दिन लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, वो डेट से कंपनी की वाइंड अप प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ये जो वाइंडिंग अप की प्रोसेस शुरू हुई, उस दिन कंपनी का वित्तीय स्थिति विवरण क्या था, वो होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले है असेट्स नॉट स्पेशली प्लेज्ड एज पर लिस्ट ए, मतलब ऐसी संपत्तियां जो कहीं गिरवी नहीं रखी गई हैं उनको हम लेते हैं लिस्ट ए में। तो जो बैलेंस शीट दी गई है, हम बैलेंस शीट में से क्या करेंगे, पहले लिस्ट बी के असेट्स को अलग छांट लेंगे। लिस्ट बी में असेट्स आप देखिए, लिस्ट बी में आ रहा है असेट्स स्पेशली प्लेज्ड एज पर लिस्ट बी, जो संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं। गिरवी संपत्तियां 2 तरीके के लेनदारों के पास रखी जाती हैं, एक तो आपके फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और एक पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो दोनों के पास जो जो संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं, वो संपत्तियां हम लेते हैं लिस्ट बी में। उनको आप हटा लीजिए बैलेंस शीट से, बची हुई सारी संपत्तियां
चाहे वो आपकी करंट असेट्स हैं चाहे फिक्स असेट्स हैं, वो सारी लिस्ट ए में आ जाएंगी। और आपको ये देखना है कि बैलेंस शीट के नीचे अगर कोई नोट दिया हुआ है कि इन संपत्तियों का वसूली मूल्य इतना है, तो यहां पर हमको उनका वसूली मूल्य ही देना है, क्योंकि लिक्विडेटर क्या कर रहा है, इनसे वसूली करके लाइबिलिटीज को पे करेगा। तो बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ आपको चाहिए वसूली मूल्य। तो रियलाइजेशन वैल्यू लेते हैं। अगर किसी संपत्ति का वसूली मूल्य नहीं है तो उस संपत्ति को हम यहाँ नहीं लेते हैं। जैसे आपकी गुडविल आ गई या और कोई हमारी असेट्स आ गई, डेफर्ड असेट्स हैं, यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, पेटेंट कॉपीराइट है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, खर्चे हैं जो हमारे, तो उन असेट्स को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। हम यहाँ पर टेंजिबल एंड रियलाइजेबल करंट और फिक्स असेट सारी ले लेते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया, लिस्ट ए की तो सारी असेट्स ले ली। बी में क्या हुआ, दो तरह की असेट है, ऐसी संपत्तियां जो कि आपके पूर्णतः सुरक्षित लेनदारों के पास रखी गई हैं। इसका मतलब 1 लाख की संपत्ति रखी गई, 80,000 उसका दायित्व है, तो वो 1 लाख में बेच के 20,000 दे देगा, तो वो 20,000 तो लिस्ट ए की टोटल में जुड़ जाएगा। अब मान लीजिए एक लेनदार ऐसा है जिसकी लेनदारी तो 50,000 की, उसके पास असेट 40,000 की ही रखी गई है, तो वो क्या करेगा, वो असेट को बेचेगा, 50 में से 40,000 तो अपना क्लेम सेटल कर देगा और 10,000 के लिए वो कह देगा अभी 10,000 मेरे कंपनी में और बनते हैं। तो लिक्विडेटर क्या करेगा, उसके वो 10,000 अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ई में शामिल कर देगा। 40 से वो सुरक्षित था, वो पार्टली सिक्योर्ड था, तो उसका पार्ट जो सिक्योर्ड था वो 40,000 हो गया, जो पार्ट अनसिक्योर्ड था 10,000 है, वो लिस्ट ई में इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपकी टोटल आ गई कि उसके पास है कितना, ए और बी की जितनी टोटल है उतना तो उसके पास पैसा है। फिर आप आगे देखेंगे लायबिलिटी शुरू हो रही है, और उससे पहले एक आ रही है समरी ऑफ ग्रॉस असेट। तो ग्रॉस असेट में हम क्या लेंगे, जो बुक वैल्यू थी, और ये खाली एक देखने मात्र के लिए यहाँ दी जाती है। हमारे काम का फिगर तो जो आउटर कॉलम के अंदर है रियलाइजेबल वैल्यू, वही हमारे काम का फिगर है। फिर लायबिलिटीज का निस्तारण किया जाएगा। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो कि पेमेंट हो चुके हैं, लेकिन अपने रिकॉर्ड के लिए वो लिख लेगा तो लेफ्ट हैंड के कॉलम में लिखेगा। तो 80,000 तो वो फुल्ली सिक्योर्ड को लिखेगा, 40,000 पार्टली सिक्योर्ड को लिखेगा। आउटर कॉलम में कुछ नहीं आएगा। आउटर कॉलम में क्यों कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो आउटर कॉलम में तो ऑलरेडी वो दे चुका है, उनको पेमेंट कर चुका है। यहाँ देखिए आप, इसी तरीके से हम देखेंगे तो लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आएंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कैसे निकाले जाते हैं इसको भी हम आगे वाली कक्षा में देखेंगे अच्छे से। लिस्ट डी में डिबेंचर होल्डर्स आते हैं, लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं, और लिस्ट एफ में आपका वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनका क्लेम कितना है। अब अगर उसके पास बच रहा है अमाउंट तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देगा, पार्टली बच रहा है तो पार्टली पे कर देगा। हमने पढ़ा था ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको कंपनी के समापन पर भुगतान का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। तो यहाँ सबसे पहले इन्हें मिलेगा, पूर्वाधिकार अंशधारियों को। और अगर कुछ बच रहा है तो वो डेफिशिएंसी होगी। फिर अब जब डेफिशिएंसी हो गई मतलब क्या हुआ, आपका माइनस में आ गया इसके पास बैलेंस, तो वो डेफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, उसका इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्लेम कितना है, और टोटल डेफिशिएंसी हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कि भाई अभी उसके पास 2 लाख 4 लाख डेफिशिएंसी है, जितना कि वो भुगतान नहीं कर पाया है। अब जो मैंने आपको बताया था कि लिक्विडेटर अपना एक अकाउंट बनाता है, ये अकाउंट नाम दे रहे हैं तो वही डेबिट क्रेडिट में बनेगा, वही आपका टी फॉर्म में अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनाने के रूल भी वही फॉलो करने हैं, जो जो उसको मिल रहा है वो सारा वो डेबिट करेगा। कैश एट बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया, संपत्तियों से जो जो बेच रहा है उनके नाम हो गए, उनसे जो मिला वो दे दिया। फिर जो पेमेंट करने लिस्ट सी से शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले लीगल चार्जेस आते हैं। लीगल चार्जेस में एक तो कोर्ट में क्या फीस दी लिक्विडेशन के लिए वो आ जाता है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, और एक लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। तो जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन होता है वो कैलकुलेट करने के लिए हमारा थोड़ा सा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए। हर सवाल में आप देखेंगे अलग अलग तरीके से दिया जाता है कि लिक्विडेटर को जितना रिसीव कर रहा है उसका 2% दिया जाएगा, जितना पेमेंट कर रहा है उसका 1% दिया जाएगा,
या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करने का 2%, अनसिक्योर्ड को 1%। तो यहाँ पे आप आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कैसा है उस हिसाब से लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे। बची हुई राशि से वो अब कंपनी के दायित्वों का भुगतान करेगा, लिस्ट सी, लिस्ट डी, ई, एफ, जी, और आप लास्ट में उसके पास डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये जो लिक्विडेटर का अकाउंट बनता है, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसके अंदर डेबिट में मैंने आपको बता दिया क्या चीजें आती है। क्रेडिट में ऑर्डर जो है वो हमें हमेशा यही फॉलो करना है। सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस, फिर लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। सामान्यतः लीगल एक्सपेंसेस और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस समान होते हैं, एक ही चीज होती है। फिर पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, लिस्ट सी में जो हमने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में हम मेंशन करेंगे। फिर पेमेंट टू लिस्ट डी, डिबेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। मैंने अपनी पूर्व की कक्षाओं में भी बताया है, फ्लोटिंग चार्ज माने चल प्रभार। कंपनी के जो ऋणपत्रधारी होते हैं उनके पास कंपनी की संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती है, लेकिन उन ऋणपत्रधारियों को कंपनी विधान एक फ्लोटिंग चार्ज देता है कि अगर कंपनी उनके दायित्वों का भुगतान नहीं कर रही है तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे, कोर्ट कंपनी की संपत्तियां बेच के डिबेंचर होल्डर्स का भुगतान कर देगी। तो इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज या चल प्रभार। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद में उन्हें पे किया जाता है। फिर जो बचे हुए जितने लेनदार हो गए आपके, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स तो पहले पे कर दिए, फिर डिबेंचर होल्डर, अब बचे हुए जितने भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको लिस्ट ई में जिनको हमने टोटल किया था वो सब लिक्विडेटर पे करता है बाद में। फिर लिक्विडेटर पे करेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्योंकि वो पूर्वाधिकार अंशधारी हैं। उसके बाद में वो पे करेगा, बचा हुआ कुछ है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बचा है कुछ तो मिल जाएगा, नहीं बचा है तो वो उनको नुकसान हो जाएगा। और लीगल एक्सपेंसेस में मैंने आपको बता ही दिया है, कमीशन के लिए हमें अपना मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट करना पड़ता है, किस तरीके से हम उसको पेमेंट करेंगे। और जो अगर इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने के बाद में मान लीजिए कुछ सरप्लस बचता है तो वो सरप्लस भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। डेफिशिएंसी है, नुकसान है तो भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। और अगर सबको चुकाने के बाद में लिक्विडेटर के पास में कुछ एक्सेस अमाउंट बच जाता है तो वो आनुपातिक रूप से कंपनी के समता अंशधारी को दे दिया जाता है। इसका इलस्ट्रेशन वगैरह के लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमने डिस्कस किया, मेरा ये मानना है कि जब हम न्यूमेरिकल पेपर पढ़ते हैं तो हमारी न्यूमेरिकल क्लैरिटी तभी अच्छी रहती है जबकि हम प्रक्रिया को पूरी तरह से समझें। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा ये आग्रह है कि आपके पास जो भी पुस्तक है उस पुस्तक में से आप ये प्रक्रिया अच्छे से पढ़ें और आप जो दो मैंने आपको प्रारूप समझाए हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड लिक्विडेटर्स अकाउंटमेंट, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आप अपनी किताब में से उन दोनों को अच्छे से पढ़ें। जिससे क्या होगा कि जो मेरी अगली क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वो समझने में आपको आसानी होगी। और आपके डाउट्स कुछ होंगे तो वो आप इसमें रेज कर दीजिए, मैं पर्सनल लेवल पे आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं ये जो एक वैधानिक प्रक्रिया है कंपनी के समापन की, उसको मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब रही हूँ और आप इसको समझ पाएंगे। धन्यवाद।